धीरे धीरे उतर रही थी। सूरज अब पगडंडियों के पीछे छिपने को बेताब था और उसी शाम को वर्षों बाद एक पुराना मुसाफिर लौटा अपने गांव, जहां वो बचपन में पढ़ा करता था और जहां से भागकर बड़ा बना था। लेकिन इस वापसी में कुछ बदला हुआ था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी, स्टेशन पर पसरा सन्नाटा और उस पुरानी इंतजार की एक पुरानी आवाज, पायल की छन छन, जो किसी को भी सामान्य नहीं लगती थी। स्टेशन पर टूटी फूटी बेंचें हैं, एक पुराना वेटिंग रूम, दीवार पर उतरा हुआ पेंट और चाय की एक बूढ़ी सी दुकान जिसके पीछे से धुआं उठ रहा है। ट्रेन की सीटी की आवाज आती है और ब्रेक लगने की चरमराहट। ट्रेन रुकती है। डिब्बे में से कुछ यात्री उतरते हैं। मास्टर जी सूटकेस उठाते हुए कहते हैं, कितना कुछ बदल गया और फिर भी कितना कुछ वैसा ही। वहीं पास बैठा गणेश चाय वाला अपनी कुल्हड़ में चाय उबाल रहा है। जैसे ही मास्टर जी पर नजर पड़ती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे ओ प्रेमनाथ, मास्टर जी, ओहो, इतने साल बाद ते सच में वापस आया। मास्टर जी भी हंसते हुए धीमे कदमों से पास आते हैं। तू तो अभी भी वैसा ही है गणेश, वही चाय, वही मुस्कान, पर तू बदल गया है मास्टर जी। शहर के रंग लग गए हैं, सूटकेस, चमकते जूते और ये चश्मा। पर मन तो यही अटका था रे, इस मिट्टी से कोई रिश्ता अधूरा रह गया था शायद। गणेश एक कुल्हड़ में चाय डालकर उसकी ओर बढ़ाता है। चल, इस मौके पर एक चाय तो बनती है। नहीं गणेश, घर दूर है और शाम भी ढल रही है। माँ इंतजार कर रही होगी। कल सुबह चाय पियेंगे। मास्टर जी, माधवपुर स्टेशन अब पहले जैसा नहीं रहा। मतलब शाम के बाद यहाँ कुछ आता है, कुछ चलता है, कुछ ऐसा जिसे कोई देख नहीं सकता, बस सुन सकता है। कहानी बना रहा है तू अब भी, पायल की वो पुरानी कहानी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। पहले सोचता था कहानी है, अब लगता है वो कहानी हमें सुन रही थी। मास्टर जी थोड़ा असहज होते हैं। वेटिंग रूम की ओर देखते हैं, जहां दरवाजा अध खुला है और अंदर धुंधला सा अंधेरा है। सालों बाद लौटा प्रेमनाथ सोच रहा था कि गांव उसे अपनी गर्माहट से गले लगाएगा, पर उसे नहीं पता था कि स्टेशन ने उसे पहचान लिया है, और शायद वो भी जो स्टेशन पर हर रात चलती। स्टेशन मास्टर टोपीराम प्लेटफॉर्म से गुजरता है, हाथ में एक लालटेन लिए। उसके चेहरे पर भी अजीब सा डर और थकान है। टोपीराम गणेश से धीरे से कहता है, उसे यहाँ से जल्दी भेज दो, रात का वक्त नजदीक आ रहा है। समझा रहा हूँ, पर जब तक सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा। माधवपुर स्टेशन, जहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 की पुरानी सीढ़ियों से हर रात कोई उतरता है और हर आगंतुक को वही पुराने सवाल देता है, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? सूरज डूब चुका था। आसमान अब हल्के बैंगनी से काले में ढल रहा था। स्टेशन पर अब कोई नहीं था, न यात्री, न टिकट कलेक्टर। बस 3 लोग थे, मास्टर जी, चाय वाला गणेश और स्टेशन मास्टर टोपीराम। अजीब सी खामोशी स्टेशन पर पसरी थी, मानो हवा भी कुछ छुपा रही हो, कुछ कह नहीं, बस दिखा रही हो। मास्टर जी अकेले वेटिंग रूम के पास खड़े हैं, हाथ में सूटकेस। गणेश दुकान समेट रहा है। हवा अचानक तेज चलने लगती है। मास्टर जी चारों ओर देखते हुए कहते हैं, गणेश, ये स्टेशन इतना सुनसान तो पहले नहीं होता था। तब यहाँ रुकने वाले थे मास्टर जी, अब कोई रुकता नहीं। ऐसी कौन सी बात है जो सब भाग गए? कुछ बातें समझने से बेहतर है उन्हें छोड़ देना। मास्टर जी उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और वेटिंग रूम के पास बेंच पर बैठ जाते। और फिर अचानक, जैसे किसी ने वक्त थाम लिया हो, हवा एकदम थम गई और उसी सन्नाटे में एक आवाज गूंजी। मास्टर जी सीधे खड़े होकर दहशत में पूछते हैं, ये क्या सच में कोई है? पायल की आवाज नजदीक आती है।
मास्टर जी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर मुड़ते हैं। कोई नहीं। अचानक लाइट हल्की सी झपकती है तो कुछ दूर पर एक सफेद परछाई दिखाई देती है। लंबी चोटी, सफेद साड़ी, नंगे पैर। मास्टर जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अरे आप कौन हैं? सुनिए। कोई जवाब नहीं, बस वही पायल की छन छन। दूसरी ओर चाय की दुकान के पास गणेश और टोपीराम ये सब देख रहे हैं। टोपीराम घबरा कर कहता है, वो आ गई। गणेश भी धीरे से कहता है, वो हर उस यात्री को बुलाती है जो नई आशा लेकर आता है, पर उसका नाम नहीं जानता। मास्टर जी जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, वो परछाई सीढ़ियों के पास पहुंचती है और गायब हो जाती है। मास्टर जी पूरी तरह से गायब? ये कैसे हो सकता है? मास्टर जी जहाँ खड़े होते हैं वहाँ जमीन पर कुछ गिरा हुआ होता है, एक पुरानी पायल। वो उठाते हैं, तभी पीछे से एक सर्द हवा का झोंका और कोई धीमी सी स्त्री हंसी। मुझे अब भी कोई नहीं पहचानता। मास्टर जी कांपते हाथों से पायल उठाकर पीछे मुड़ते हैं, पर वहाँ कोई नहीं। पर फिर प्लेटफॉर्म के कोने में एक और परछाई दिखाई देती है और उसकी आंखें सीधी मास्टर जी की तरफ देख रही थी। उस रात जब सब कुछ शांत था, सिर्फ पायल की छन छन गूंज रही थी। मास्टर जी अकेले प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर बढ़ते जा रहे थे। वो पायल जो अब उनके हाथ में थी, वही अब उनके कानों में भी बज रही थी। ये कैसे संभव था? मास्टर जी प्लेटफॉर्म की अंतिम बेंच के पास खड़े हैं। आसपास गहरा अंधेरा है। अचानक एक परछाई धीरे धीरे उनके पीछे से गुजरती है। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, नंगे पांव। मास्टर जी धीरे धीरे पलटते हैं। कौन है आप? क्या आप ठीक हैं? कोई उत्तर नहीं। स्त्री की परछाई धीरे धीरे पटरियों की ओर बढ़ती है। चलते समय वही पायल की आवाज। मास्टर जी को लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। हर कदम के साथ उनका दिल जोर से धड़क रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर आवाज दी, कृपया रुकिए, आपकी मदद चाहिए। आप कौन है? वो महिला एक पल को रुकती है और बिना मुड़े अपनी गर्दन हल्की सी झुकाकर कहती है, तुम मुझे नहीं पहचानते, कोई नहीं पहचानता। और अगले ही पल वो हवा में घुल जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। मास्टर जी हक्का बक्का रह जाते हैं। हाथ में पायल अब ठंडी बर्फ जैसी लग रही है। वो सिहरते हैं, ये सपना है या? तभी स्टेशन मास्टर टोपीराम पीछे से तेज कदमों से आता है और मास्टर जी का कंधा पकड़ता है। कहा था आपको मास्टर जी, यहाँ मत रुकिए, आप उसे बुला रहे हैं। वो कौन थी टोपीराम? क्या आपने देखा? मैंने कुछ नहीं देखा, और देखा भी हो तो भूल जाना चाहिए। टोपीराम के जहन में एक पुरानी तस्वीर उभरती है। 10 साल पहले की एक रात। ऐसी ही रात थी जब स्टेशन पर एक लड़की को आखिरी बार देखा गया था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बारिश हो रही है। एक युवती खड़ी है और आंखों में आंसू। जिसने बुलाया था वो कभी आया ही नहीं। अगले ही पल वो प्लेटफॉर्म से नीचे पटरियों की ओर जाती है और ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। फिर चीख। वर्तमान में मास्टर जी और टोपीराम एक दूसरे की ओर देखते हैं। मास्टर जी की मुट्ठी में वही पुरानी पायल है, अब भी वैसी ही चमचमाती। उसका नाम क्या था टोपीराम? कोई नहीं जानता मास्टर जी। वो लड़की आई, इंतजार किया और चली गई। सिर्फ उसकी पायल यहाँ रह गई। और अब वो हर रात लौटती है, सिर्फ एक सवाल लेकर, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? रात बीत चुकी थी। लेकिन मास्टर जी की आंखों में नींद नहीं थी। उनके जहन में वही रहस्यमयी परछाई थी,
वही पायल की आवाज और वही फुसफुसाहट। कोई मुझे पहचानता नहीं। उस सुबह उन्होंने तय कर लिया कि वो पता लगाएंगे कि ये सब आखिर है क्या, और इसके लिए उन्होंने सीधे रुख किया स्टेशन मास्टर टोपीराम के कमरे की ओर। मास्टर जी टोपीराम के कमरे में पहुंचते हैं। कमरा पुराना है, लकड़ी की अलमारी से भरा हो। एक कोने में फाइलें धूल से ढकी हुई रखी हुई है। खिड़की से सुबह की हल्की रोशनी भीतर आ रही है। टोपीराम, मुझे सब कुछ जानना है, अब और नहीं सह सकता। टोपीराम थका हुआ लग रहा है। कहा था ना कभी कुछ मत पूछो। अगर बताओगे नहीं तो लोग हमेशा डरते रहेंगे। उसकी आत्मा यही भटकेगी। कोई तो होगा जो उसे उसका नाम लौटा सके। टोपीराम चुपचाप उठता है और अलमारी की एक बहुत पुरानी दराज खोलता है। अंदर से एक फाइल निकाली जाती है, धूल से भरी और किनारों से फटी हुई। उसके ऊपर लिखा है विशेष घटना रिपोर्ट 18 अगस्त 1999। मास्टर जी ने उस फाइल को जैसे ही खोला, हर पन्ने से अतीत की एक सिसकी बाहर निकली। पहला ही पन्ना था एक अखबार की कतरन। अखबार की कतरन पढ़ी जाती है। माधवपुर स्टेशन पर युवती की आत्महत्या, नाम और पहचान अज्ञात। महिला की उम्र करीब 20 से 25, सफेद साड़ी में थी। उसके पास कोई दस्तावेज नहीं, प्रत्यक्षदर्शी नहीं। घटना रात 8:15 की बताई जा रही है। शव के पास एक जोड़ी चांदी की पायल मिली। मास्टर जी धीरे से बुदबुदाते हैं, नाम कुछ भी नहीं। वो अकेली थी, ट्रेन से उतरी, घंटों प्लेटफॉर्म पर बैठी रही, किसी का इंतजार कर रही थी शायद। फिर अचानक सीधा पटरियों की ओर चली गई। किसी ने उसे रोका नहीं। और तब से हर रात वो लौटती है उसी समय पर। रात 8:15 को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पायल की आवाज आती है और वो परछाई चलती है। ना कुछ मांगती है, ना किसी को सताती है, बस पूछती है, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? मास्टर जी अब समझ गए थे कि ये कहानी अधूरी थी और जब तक उसका नाम नहीं जाना जाएगा वो आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। उन्होंने फाइल को वापस अलमारी में नहीं रखा। वो उसे लेकर निकल पड़े गांव की ओर। शायद किसी बुजुर्ग को कुछ याद हो। मास्टर जी स्टेशन से बाहर जाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ एक हल्की धुंध उठती है और उसमें से सफेद साड़ी वाली परछाई कुछ पल को दिखती है। वो बिना देखे मास्टर जी की ओर पीठ करके खड़ी होती है और फिर, मुझे मेरा नाम चाहिए। मास्टर जी अब गांव के पुराने चौक पर पहुंच चुके थे। वहां एक समय हर सुबह बुजुर्ग जमा होते थे। बतकही, किस्से और बीते जमाने की बातें। अगर कोई था जो उस रहस्यमय युवती को पहचान सकता था तो वो शायद यही था। मास्टर जी की आंखों में सवाल थे और दिल में एक बेचैनी। पक्षियों की चहचहाहट है, हवा में पीपल के पत्तों की सरसराहट है और पास के कुएं में पानी खींचने की आवाजें आ रही है। मास्टर जी चौपाल के पास पहुंचते हैं। वहां कुछ बुजुर्ग पीढ़े पर बैठे हुक्का पी रहे हैं। सबसे कोने में बैठे हैं दादाजी हरि प्रसाद। वो गांव के सबसे बुजुर्ग हैं, जिनकी याददाश्त अब भी तेज है। मास्टर जी आदर से झुकते हैं। नमस्ते दादाजी। अरे प्रेमनाथ बेटा, तू लौट आया? हाँ दादाजी, एक सवाल लेके लौटा हूँ। वो हुक्के का दम भरते हुए पूछते हैं। पूछ बेटा। मास्टर जी धीरे से जेब से वो अखबार की कतरन निकालते हैं और टूटी पायल दिखाते हैं। दादाजी, क्या आपको कुछ याद है? कोई लड़की जो 25-30 साल पहले स्टेशन पर किसी का इंतजार कर रही थी, सफेद साड़ी में। हरि प्रसाद के चेहरे पर एक हल्की बेचैनी दौड़ जाती है। वो चुप हो जाते हैं। बाकी बुजुर्गों की निगाहें अब उनकी ओर हैं।
नाम तो अब भी याद नहीं बेटा, पर हाँ चेहरा याद है। वो लड़की नहीं थी, गांव में नहीं रहती थी, कहते हैं शहर से भाग कर आई थी। स्टेशन पर दिन भर बैठी रही, किसी प्रेमी का इंतजार करती रही। उसने किसी से बात की थी। एक बार मेरी पत्नी राम दुलारी ने उसे पानी दिया था। उसने सिर्फ इतना कहा, वो वादा करके नहीं आया। अब मैं क्यों जीऊं? फिर रात को किसी ने कुछ नहीं देखा, पर सुबह लाश मिली और पायल का जोड़ा वही था। मास्टर जी अब तक समझ चुके थे कि वो आत्मा धोखा खा चुकी थी। उसके जीवन की आखिरी रात उसकी पहचान छीन ली गई। अब सिर्फ उसकी अधूरी आस और उसकी पायल बाकी। कोई नाम, कोई संकेत? हरि प्रसाद आंखें बंद करके सोचते हैं। उसने एक नाम पुकारा था रात को, जब मैं स्टेशन से लौट रहा था। वो किसी रघु को आवाज दे रही थी। रघु? कौन रघु? उस जमाने में स्टेशन पर एक टिकट क्लर्क था, रघुनंदन। नौकरी के बाद अचानक भाग गया, कोई नहीं जानता क्यों। शायद यही वजह थी। अब कहानी में एक नया नाम था, रघुनंदन। क्या वही आत्मा की अधूरी कहानी का हिस्सा था? क्या उसने वादा करके उस युवती को छोड़ दिया था? मास्टर जी ने तय कर लिया, वो अब उस रघुनंदन को ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो जहां भी हो। एक बार फिर हवा में वही पुरानी आवाज फुसफुसाती है, रघु मैं अभी यही हूँ। क्या मास्टर जी उस रघुनंदन तक पहुंच पाएंगे जिसने आत्मा को अधूरा छोड़ दिया था? मास्टर जी ने अब ठान लिया था, रघुनंदन की तलाश होगी। उन्होंने उसी स्टेशन के पुराने रजिस्टर रूम की ओर रुख किया, जहाँ दशकों पुराने कर्मचारियों का रिकॉर्ड जमा था। शायद वहाँ कोई नाम, कोई पता, कोई सुराग उन्हें उस अधूरी कहानी के सबसे जरूरी पात्र तक ले जा सके। मास्टर जी दरवाजा खोलते हैं। कमरा धूल और पुराने दस्तावेजों से भरा है। लकड़ी की अलमारियां खामोश खड़ी है। एक कोने में बबलू सफाई कर रहा होता है। बबलू, क्या तुम्हें पुराने कर्मचारियों की फाइलें मिल सकती हैं? हाँ साहब, नीचे वाली अलमारी में बहुत पुरानी रजिस्टर बुक है, देख लीजिए, पर बहुत कुछ मिट चुका है। मास्टर जी अलमारी से मोटी रजिस्टर बुक निकालते हैं। उस पर धूल जमी होती है। नियुक्ति विवरण 1970 से 2000। अचानक एक नाम उभरता है, रघुनंदन वर्मा, टिकट क्लर्क। नियुक्ति 1996। इस्तीफा अप्रत्याशित अनुपस्थिति, वर्ष 1999। अंतिम पता शिवकुटी वाराणसी। शिवकुटी वाराणसी। इतने सालों बाद रघुनंदन अब कहाँ होगा, जिंदा या मर चुका? मगर मास्टर जी को बस एक उम्मीद थी, उस आत्मा को उसका जवाब देने। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद मास्टर जी वाराणसी पहुंचते हैं। स्थानीय पूछताछ के बाद उन्हें एक नाम मिलता है, पंडित रघु बाबा, जो अब एक वृद्धाश्रम में रहते हैं। वही रघुनंदन हो सकते हैं जो एक युवती की आत्मा की कहानी का अंत छुपाए बैठा है।
आरती की घंटियों की हल्की आवाज, गंगा की लहरें दूर से सुनाई दे रही है। वृद्ध आश्रम में शांति है। वृद्ध आश्रम के प्रवेश द्वार पर मास्टर जी है। उन्हें सामने बेंच पर बैठा एक वृद्ध व्यक्ति दिखता है, शांत, गंगा की ओर देखता हुआ। वही है रघुनंदन वर्मा, अब रघु बाबा। मास्टर जी धीरे से उसके पास जाते हैं। माफ कीजिए, क्या आप रघुनंदन वर्मा हैं? वृद्ध व्यक्ति चुप रहता है, पर उसकी आंखों में कंपन आता है। मास्टर जी पायल दिखाते हुए पूछते हैं, क्या आप उसे जानते हैं, वो जिसका वादा आपने तोड़ा था? रघुनंदन की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो चुपचाप पायल को देखते हैं, फिर धीरे धीरे सिर झुकाते और फुसफुसाते हुए कहते हैं, उसका नाम मैं आज तक नहीं बोल पाया। मैंने वादा किया था पर डर गया था। वो आई थी और मैं नहीं था, कायर था मैं। क्या आपको उसका नाम याद है? सीमा, उसका नाम सीमा था। अब पहली बार उस आत्मा को उसका नाम मिला था, सीमा। वर्षों बाद उसकी पहचान लौटाई गई थी, पर क्या आत्मा को अब शांति मिल पाएगी? मास्टर जी वापस लौटते हैं माधवपुर। उसी स्टेशन पर रात 8 बजे वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जाते हैं। हवा चल रही है और फिर वही पायल की आवाज। मास्टर जी आंखें बंद करके कहते हैं, सीमा, मुझे माफ कर दो। अब सब जान गए हैं, अब तुम मुक्त हो सकती हो। धुंध उठती है। एक अंतिम बार सीमा की परछाई दिखाई देती है। अब उसकी पीठ नहीं, चेहरा हल्के प्रकाश में सामने आता है, शांत, मुस्कुराता हुआ, और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। सीमा चली गई। पायल अब नहीं बचती, लेकिन स्टेशन अब भी वैसा ही है। और शायद कोई और किसी का नाम भूल गया तो वो पायल फिर लौट सकती है। एक रहस्य जो बरसों गूंजता रहा, और एक आत्मा जिसे सिर्फ उसका नाम चाहिए था।